हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कपन कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये कपन कहानी के इसमें 22 प्रश्न हैं और 22 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे नहीं लगता इस प्रश्नों से बाहर कोई इस कहानी से कोई प्रश्न आएगा, तो इन प्रश्नों में ज़रूर वो प्रश्न मिल जाएगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करके हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कपन कहानी में कितने परिच्छेद हैं? कपन कहानी है ना, उसको अलग अलग परिच्छेद में बांट रखा है। तो उसमें कितने परिच्छेद है? 3। और इसका हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? स। कौन सा होगा? स ऑप्शन सही है कि कपन कहानी में कितने परिच्छेद है? 3। ए में 4 है, ब में 5, स में 3 और द में 2। तो कितने परिच्छेद है? 3 परिच्छेद है। और 3 परिच्छेद कौन सा ऑप्शन में? स में। तो पहले का उत्तर हो जाएगा स। दूसरा प्रश्न है, झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई? ए पुरस्कार, ब गदर, स रोज, द कफन। तो झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए। ये अब हम कफन कहानी पढ़ रहे तो इसका उत्तर सीधा सा कफन हो जाएगा। इसमें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए और ये झोपड़ी के द्वार इस कफन कहानी की पहली पंक्ति भी है, ठीक है ना। तो झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए, ये कफन कहानी का हो जाएगा। कौन सी कहानी हो जाएगा? कफन हो जाएगा। और कफन कहानी हो जाएगा तो द उत्तर सही है। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई है, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई? जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव में अंधकार में लय हो गया था। तो ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये भी ए कफन, ब रोज, स पुरस्कार और द गदर। तो यहाँ आप कफन के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो ये भी यहाँ भी कफन हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में हमें पता नहीं ना वह कौन सी कहानी से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो ये याद होना पड़ेगा कि जाड़ों की रात आदमी कांपता है और कांपने से हो जाएगा कफन। मालूम होता है बचेगी नहीं, यह कथन किसका? अब देखो, मालूम होता बचेगी नहीं, यह कथन ए माधव, ब प्रेमचंद, स गेसु और द जमींदार। ये कब की बात है? जब माधव की पत्नी जो बुधिया है, बुधिया जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी, तब ये बात होती है कि मालूम होता है बचेगी नहीं। ये बात कहने वाला कौन था? तो इस बात को कहने वाला ए माधव था, कि इसका जो लेखक प्रेमचंद ने बात कही कि वहाँ का जो जमींदार उसने कही थी या घीसू ने कही। तो इसका उत्तर हो जाएगा घीसू। कौन हो जाएगा? ये बात कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। और घीसू किस में? से। तो इसका उत्तर हो जाएगा से। हम 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। वो गलत कथन छांटना। गीसु एक दिन काम करता था और 3 दिन आराम करता है। ब माधव आधा घंटे काम करता है और घंटे भर चिलम पीता है। स माधव पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता है और गीसु बाजार में बेच आता है। बीच नहीं, बेच है ये। क्या ये यहाँ पर बेच होगा? सॉरी, बेच आता है। और द गीसु ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। तो हम ऐ देखते, गीसु एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। वह एक दिन तो काम करता था वो और 3 दिन आराम करता, तो यह पंक्ति तो बिल्कुल सही है। माधव आधा घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता, ये भी कहा था कि दोनों बाबेट काम छोड़ते ना। तो वो
बाप तो 1 दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। बेटा आधा घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता। माधव पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता, घिसू बाजार में बेचता। ये बात गलत है। इसमें उल्टा है कि घिसू तो पेड़ पर चढ़ता था और माधव बाजार में बेचता था। हमने कैसे याद किया था जब कहानी पढ़ी थी तब, कि भाई जो जवान लड़का है, जवान लड़का भाई माधव है, माधव का बाप है घिसू, तो बाजार में बेचने कौन जाएगा? जवान आदमी जाएगा। तो कौन जाएगा? माधव बाजार में बेचने जाएगा। और पेड़ पे कौन चढ़ेगा? घिसू। तो याद कर लेना घिसू। ये कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर इसमें सही है। असत्य कथन पूछा तो ऐसा कथन सही हो जाएगा। और डी क्या है? घिसू ने आकाश वर्त से 60 साल की उम्र काट दी। बिल्कुल सही है। घिसू की उम्र कितनी है? 60 वर्ष होगी। कितनी हो गई थी? 60 वर्ष होगी। यदि अलग से प्रश्न भी आ जाए अकेला कि घिसू की उम्र कितनी है, तो 60 वर्ष है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? दोनों को ना, यहाँ दोनों बाप बेटे, बाप घिसू, बेटा माधव, दोनों बाप और बेटे लिखा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके पास यदि एक मुट्ठी भर भी अनाज होता था तो वो काम करने की सौगंध थी। और जब इतना आदमी के पास न के मुट्ठी भर अनाज हो, यानी एक दिन खाना भी हो जाए तो काम नहीं करेंगे वो। इतना उसमें संतोष था, इतना धैर्य था। तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? ए पुरस्कार है, ब कफन है, स रोज, द गदल। तो ये कौन सी कहानी से? अब हम पढ़ रहे सीधा कफन, तो कफन कहानी से हो जाएगा। माधव का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था? माधव का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था? 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, पिछले वर्ष या 5 वर्ष पहले? माधव घिसू का बेटा था। उसका विवाह किसके साथ होता है? बुधिया के साथ में होता है। किसके साथ होता है? इसका विवाह होता है बुधिया के साथ में होता है। ठीक है। और विवाह कब हुआ था? तो पिछले वर्ष हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स। इसका उत्तर होगा कि माधव का विवाह पिछले वर्ष ही हुआ था। बुधिया पिसाई करके या घास छीलकर कितने आटे का इंतजाम कर लेती थी? जब माधव की शादी जब बुधिया से होती है, तो बुधिया जब उनके घर में आती है तो एक कहानी एक कथन आता है कि जब से इनके पहली बार इनके घर में एक सुव्यवस्थित की नींव डाली, कोई भी काम व्यवस्थित ढंग की नींव डाली थी किसी ने, बुधिया ने आकर के। और बुधिया जब इनके घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो बुधिया गांव के लोगों का कुछ कुछ की पिसाई कर देती थी आटे वाले की, और एक घास छीलकर वो कुछ आटा कमा लेती दिन भर में। तो दिन भर में 2 सेर आटा कमाती थी, 3 सेर, सेर भर 4 सेर। तो दिन भर में कितना आटा, कितना इतना कर लेती थी, लगभग सेर भर आटा उनके पास हो जाता था। और जब बुद्धि आई थी तो वे दोनों और अकड़ कर चलने लगे। कोई आदमी मजदूरी के लिए बुलाता था तो दुगुना भाव की मजदूरी बताते थे। तो बुद्धिया दिन भर में सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स। नवा प्रश्न देखो, ओझा कितने रुपए मांगता है? देखो, जब बुद्धिया को प्रसव वेदना हो रही थी, जब वहाँ दोनों बाप बेटे बात करते हैं कि या तो ओझा को बुलाएंगे ने तो दवा दारू करने के लिए, तो ओझा कितने रुपए मांगता था? ए 1 रुपये, ब 2 रुपये, स 3 रुपये, द 4 रुपये। तो ओझा जी को दवा दारू के लिए जब आता था तो 1 रुपये मांगता था। कितने रुपये मांगता था? 1 रुपया मांगता था। और 1 रुपये मांगेगा तो कौन से ऑप्शन में 1 रुपया? ए ऑप्शन में है, तो 1 रुपया ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखो, गीसू की औरत जब मरी थी, गीसू की औरत जब मरी थी, इसमें देखो बड़ा सु आएगा। गीसू में कौन सा सु आएगा? बड़ा सु आएगा। गीसू की औरत जब मरी थी तब गीसू कितने दिन तक उसके पास से हिला नहीं था? जब दोनों बाप बेटे वहाँ बात करते हैं, जब वो बुधिया जब प्रसव वेदना हो रही थी तब गीसू अपने बेटे से कहते हैं जब अपनी पत्नी को देखा, तब वो उससे देखने के लिए नहीं जाता है। तब वो गीसू उस माधव से कहता है कि जब मेरी पत्नी मरी थी तो मैं उसके पास से कितने दिन से नहीं उठा था? ए में 10 दिन, ब में 5, स में 3 और द में कितना है? द में 2 दिन। तो घिसू माधव से कहता है कि मैं 3 दिन तक उसके पास से उठा नहीं था। कितने दिन तक? 3। और 3 कौन से ऑप्शन में? स। तो इसका उत्तर हो जाएगा स।
गीसु के कितने लड़के पैदा हुए थे? जब बुधिया का जब प्रसव वेदना हो रही थी, उस समय जब वो माधव कहता है कि कुछ बाल बच्चा हो गया, तो कुछ है भी नहीं हमारे पास उनके लिए व्यवस्था। तब वह कहता है कि जब मेरे बच्चे हुए थे, तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सब हो जाती जब भगवान सबको देता है। तो ये बात कहता है, तो घीसू उस समय कहता है कि मेरे कितने लड़के हुए थे? ए 9, बै 8, से 10, उदय 6। नहीं, तो इसमें कितने लड़के हुए थे? घीसू के 9 लड़के हुए थे, लेकिन जीवित एक ही था, माधव। तो घीसू के कुल 9 लड़के हो गए थे। ठीक है, घीसू के कितने लड़के पैदा हुए थे? 9 लड़के पैदा हुए थे। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। घीसू और माधव की आंख से आंसू क्यों निकल आते थे? वो क्या काम कर रहे थे जब उनकी आंख से आंसू आ जाते थे? घीसू और माधव की बुधिया की प्रसव वेदना देखकर, जमींदार के पीटने से, आर्थिक परेशानी से, गरम आलू खाने से। जब हम पढ़ रहे थे कि बुधिया की प्रसव वेदना हो रही थी, तब दोनों बाप बेटे जब सामने अलाव पे तप करके आलू खा रहे थे, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। वो अपनी उस आलू खाने की वजह से, आलू खाने के वजह कहीं ये माधव कि ये घिसू ज़्यादा आलू खा जाएगा, इस वजह से वो अपनी पत्नी को देखने भी नहीं जाता है। इतना एक आदमी की इतनी संवेदना मर चुकी है कि पत्नी अंदर बैठी-बैठी बहुत ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, लेकिन उसका पति उसे देखने भी नहीं जाता। तो यहाँ तो उसको आँसू आए नहीं थे, तो ये वो ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। दूसरा, ज़मींदार के पीटने से, इसको घिसू को और ज़मींदार ने कई बार पीट दिया था, लेकिन घिसू की कोई शर्म तो थी नहीं, तो ज़मींदार के पीटने से उसको आँसू नहीं आए थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आर्थिक परेशानी तो उनकी थी, कुछ भी नहीं था घर में खाने, तब भी कोई टेंशन नहीं थी, तो ये भी नहीं था। लेकिन जब वो कुछ खाया नहीं था उन्होंने 1-2 दिन से खाना, और जब गरम-गरम आलू खा रहे थे, और जैसे ही गरम आलू खा रहे थे, तो जैसे आलू जब तालू के अड़ता था या टच होता था, तुरंत उसके आँसू आ जाते आँखों में। तो गरम आलू खाने से उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे। गीसू ठाकुर की बारात में कितने वर्ष पहले गया था? कितने वर्ष पहले गया था? ए 15 वर्ष, ब 20 वर्ष, से 10 वर्ष, और द 25 वर्ष। जब दोनों बाप बेटे खाने की बात करते हैं कि जब मैं ठाकुर की बारात में गया था, तो ऐसा खाना आज तक नहीं मिला। उस समय बताता है कि वह ठाकुर की बारात में कितने वर्ष पहले गया था? 20 वर्ष पहले गया था। और 20 कौन से में? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ब। घीसू ने ठाकुर की बारात में कितने तरह का सूखा साग खाया था? जब ठाकुर की बारात में गया था घीसू, तो वहाँ तरकारी सब्जी, मलाईदार सब्जी, सूखा साग, बताते ना वहाँ सूखा साग, तीन कितने तरह का सूखा साग मिला था? सूखा साग, पूड़ी, कचौड़ी, यानी भरपेट खाना घीसू ने अपने जीवन में पहली बार कहाँ खाया था? ठाकुर की बारात में खाया था। तो वहाँ पर सूखा साग कितने तरह का था? 2 तरह का था, ए में, ब में 5, स में 3, और द में 2। जब वो दोनों बाप बेटे उस समय बाप बताता है बेटे से कि मैंने ठाकुर की बारात में 3 तरह का सूखा साग खाया था। सूखा साग कितने तरह का था? 3 तरह का। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। 15, कपन कहानी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कपन कहानी के बारे में या 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से एक कथन गलत है और कथन सही। घीसू और माधव 2 बड़े अजगर गेंडुलिया मार पड़े हो जैसे पड़े थे। तो ये बात तो देखते आगे। और घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे कौवे के घोंसले में मांस। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरे अकाहार जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा है। देखो वापिस देखते हैं ऑप्शन में, घीसू और माधव दोनों बड़े अजगर गेंडुलिया मारकर पड़े हो जैसे पड़े थे। बिल्कुल सही बात है कि जब वो आलू खा करके जब उस अलाव के पास में अपने पेट में पैर डाल करके, जो कोई अजगर, बड़े बड़े अजगर पड़े हुए ने, ऐसे दोनों बाप बेटे सो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे कौवे के घोंसले में मांस। ये कथन तो सही आता तो, लेकिन कौवा नहीं था, बल्कि क्या था? चील। यहाँ सब था चील। क्या था? चील था, चील। ने घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस।
इसलिए ये कथन हो जाएगा गलत। और हमारा प्रश्न पूछ रहा है असत्य कथन, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। आगे देखते हैं, से और देख लो। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने समान था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही थी। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, मानो कोई जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा है। जब दोनों उस बुधिया की जब मृत्यु हो जाती है और उसकी जो कफन के लिए 5 रुपये उनके पास इकट्ठे होते हैं ना, जब वो वहाँ पर बाजार में जाते हैं, वो जो बाजार में जाते रहे, जाकर के जब वहाँ शराब खाने पहुँचते हैं, तो वहाँ बैठे हुए जो पूरियां खाए थे, ऐसा लग रहा था उनको जैसे वो अपना शिकार उड़ा रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 देखो। जमींदार साहब ने घीसू को कितने रुपए फेंक कर दिए थे? जब घीसू की सॉरी माधव की पत्नी, जब यहाँ भी सु बढ़ाएगा, घीसू होगा, घीसू नहीं घीसू। जमींदार साहब ने घीसू को कितने रुपए फेंक कर दिए थे? ए 1 रुपये, ब 2 रुपये, से 5 रुपये, द 3 रुपये। ठीक है। जब माधव की पत्नी बूदिया जब मर जाती है, तो उसके दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी के लिए कफन के लिए लाना था, उनके पास एक कोड़ी नहीं थी। जब घिसू और माधव रोते हुए जमींदार के पास जाते हैं, तब जमींदार उनको एक सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहता है, लेकिन वह अपने वहाँ से कितने रुपये निकाल कर फेंक कर देता है? तो 2 रुपये फेंक कर उनको दे देता है, हाथ में नहीं, फेंक कर देता है 2 रुपये। तब 2 रुपये, और ये ऑप्शन कौन सा? दो किसमें? ऑप्शन नंबर ब। तो इसका राइट आंसर होगा ब। 16 में ब हो जाएगा। 17 में, 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपए की रकम जमा हो गई थी? जब उन्होंने बुधिया की मृत्यु के बाद में उसके दाह संस्कार के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे, तो उन्होंने 1 घंटे में उनके पास कितने रुपए इकट्ठा हो गया था? है 1 रुपये, ब 2 रुपये, से 5 रुपये, द 10 रुपये। तो कितने रुपये इकट्ठा हो गए थे उनके पास से? 5 रुपये इकट्ठा हो गया था। कितने रुपये इकट्ठा हो गए थे? 5। 2 रुपये किसने दिया था? जमींदार ने दिया था। 2 रुपये जमींदार ने दे दिया था। और फिर वहाँ जमींदार ने देने के बाद में सेठ साहूकार, किसी ने 50 पैसा, किसी ने 10 पैसा, किसी ने 20 पैसा, ऐसे कुल मिलाकर उसको 1 घंटे में उसके पास कुल रकम कितनी हो गई थी? 5 रुपये की रकम हो गई थी। घिसू और माधव बाजार में कफन लेने कब गए थे? जब उसकी पत्नी मर जाती है, तो कफन लेने सुबह सुबह चले गए थे, या शाम को गए थे, कि रात को गए थे, दोपहर में? तो अपने पता है कि सुबह से उसकी पत्नी सुबह जाते देखते मरी हुई थी सुबह, तो सुबह वो जाते हैं, वो सेठ के जमींदार के पास रोता, फिर वहाँ से पैसा मिलता, फिर गांव में, और 1 घंटे में उन्होंने कुल पैसा उगा लिए थे 5 रुपये। ये बात तो सही। तो सुबह सुबह तो नहीं गए थे, शाम को भी नहीं गए थे, रात को भी नहीं, कब गए थे? दोपहर हो गए थे जब उनको पैसे इकट्ठे करते, दोपहर को कफन लेने बाजार में जाते हैं। कैसा बुरा रिवाज है, कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी तन ढकने को चीतरा भी न मिले, और उसे मरने पर कफन चाहिए। ये कथन किसका? अब देखो, ऐसी बात कौन कह सकता है जो बड़ा आदमी का सोच समझ कर ऐसी बात कहेगा ना, कि कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा न मिले और मरने पर कफन चाहिए। ये कथन किसने कहा था? घिसू ने कहा था, कि माधव ने कहा था, या जमींदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन कहने वाला कौन था? ये कथन घिसू ने कहा था। किस कथन है? ये कथन है घिसू का कथन है। और घिसू कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न देखते हैं हम। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं? यह कथन किसका? यह भाई दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को क्यों हजारों रुपए देते हैं, कि कौन देखता है? जब कोई किसी घर में कोई परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसके जो 12 जो क्रियाक्रम करने में जो ब्राह्मण आता है, तो ब्राह्मण उसे कहता है कि आप ये यहाँ दान करोगे तो आपको वहाँ परलोक में मिलेगा। तब इस बात को यहाँ कहा गया है कि इस बात को किसको पता आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो सब ब्राह्मणों की क्या है, विधा है। 52,000 क्यों देते? देखो, ये कथन किसका? ऐसी बात करने वाला कौन था? देखते हैं। एम ए घिसू, बै जमींदार, स माधव, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जमींदार कथन तो कोई आएगा नहीं। घिसू और माधव के कथन उल्टे सुलटे इनके कथन आएंगे। तो अब देखो, घिसू ने क्या कहा था वहाँ पर? घिसू का तो कैसा बुरा रिवाज, ये तो घिसू को हो जाएगा। बुरा रिवाज कौन कर रहा है भाई? घिस के हो गया तो बुरा रिवाज हो जाएगा। और यह कथन हो जाएगा माधव का। किसका कथन हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा माधव साहब का हो जाएगा। किसका होगा? माधव का। और माधव किस ऑप्शन में? स। तो इस 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स। वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी,
ये कथन किसका है? 21 क्वेश्चन, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी, ये कथन किसका है? ए घिसु, ब माधव, स जमींदार, इनमें से कोई नहीं। अब वैकुंठ में जाएगी दादा, अब देखो दादा आ गया तो यही समझ जाना चाहिए। दादा दादा कौन कहेगा? बेटा कह रहा पापा से, पापा तो बेटा से नहीं कहेगा दादा, लेकिन बेटा कह रहा है पापा से दादा, तो ये तो हम इसको तो यही समझ आए, दादा से समझ जाएंगे कि ये कथन किसका? भय माधव का कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा भय। 21वां का भय हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारे आत्मा प्रसन्न हो रही है, हमारी यह हमारी होगा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्यों, तो क्या उसे पुण्य न होगा? ये कथन किसका? जब बुधिया मर जाती है और उसके जो 5 रुपये उनके पास इकट्ठे होते हैं, जब वहाँ शराब खाने पे जाते हैं तो उसे शराब पीते हैं और 1.5 रुपये पूड़ियों में और उससे तली हुई मछली 1.5 उसमें खर्च होता है। पूछ सकता है कितने रुपये खर्च हुआ था? तली हुई पूड़ी में 1.5 रुपये खर्च हो गया था। तब वहाँ उन्होंने भरपेट जब पूड़ियाँ खाई, मछली खाई और वो तो खाई थी, तब वो कहते हैं कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा? कथन, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा? ये बात कहने वाला कौन था? घिसु। कौन कहता है ये बात है? घिसु ने कहा था, माधव कथन नहीं था, कथन घिसु का कथन था। तो हमने आज इसके जो 22 प्रश्न पढ़े और मुझे लगता है इस 22 प्रश्नों में कपन कहानी के लगभग सारे प्रश्न आ गए। मुझे लगता है 99% प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि आपके प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे और वीडियो इसका देखते रहना। और इसकी PDF चाहिए प्रश्नों की तो आप मोबाइल नंबर 97 84 58 86 06 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हो। कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।